नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून पर गहराई से बात करने वाले हैं। यह है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, जिसे आमतौर पर लोग पॉश एक्ट कहते हैं। हमारा सोर्स है खुद इस कानून का टेक्स्ट और हम कोशिश करेंगे इसके जो मुख्य प्रावधान हैं और इसका महत्व उसको समझने की। बिल्कुल। और होस्ट, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। आप अगर इसकी प्रस्तावना मतलब शुरुआत में ही देखें तो साफ लिखा है कि ये महिलाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। जैसे संविधान हमें अधिकार देता है समानता का अनुच्छेद 14-15 में, और अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और गरिमा के साथ जीने का अधिकार, और इसमें यह भी शामिल है कि कोई भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार जिसमें एक सुरक्षित माहौल हो, यौन उत्पीड़न से मुक्त माहौल। अच्छा, तो ये कानून उसी सुरक्षित माहौल को पक्का करने के लिए है। और साथ ही ये सीडाओ जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं ना, भारत ने जिन पे साइन किया है, उनको भी लागू करता है। तो निचोड़ ये है कि इसका मकसद है कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सेफ बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कानून की नजर में यौन उत्पीड़न आखिर है क्या चीज? ये कोई एक चीज है या कई चीजें इसमें आती हैं? हाँ, देखिए, कानून इसे काफी विस्तार से बताता है। इसमें कोई भी ऐसा व्यवहार शामिल है जो अनचाहा हो और यौन प्रकृति का हो, चाहे वो सीधे तौर पर किया गया हो या इशारों में। जैसे शारीरिक संपर्क बनाना या उसकी कोशिश करना, या फिर सेक्सुअल फेवर मांगना या उसकी रिक्वेस्ट करना, या कोई सेक्सुअल मीनिंग वाली टिप्पणी मतलब डबल मीनिंग बातें करना, पोर्नोग्राफी दिखाना, या फिर कोई भी दूसरा यौन प्रकृति का अनचाहा शारीरिक या मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार। तो लिस्ट काफी लंबी है। और क्या सिर्फ यही सीधे सीधे वाले काम ही उत्पीड़न है या कुछ और भी? वो भी यौन उत्पीड़न मानी जा सकती हैं अगर वो किसी यौन व्यवहार से जुड़ी हुई हो। मतलब जरूरी नहीं कि सीधे कुछ कहा या किया गया हो। अच्छा, जैसे उदाहरण दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए नौकरी में फायदा देने का वादा करना, चाहे खुलकर कहा हो या इशारे में, और ये वादा किसी सेक्सुअल फेवर के बदले में हो, या इसका उल्टा नौकरी में नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, या फिर उसकी मौजूदा या फ्यूचर की नौकरी की स्थिति को लेकर धमकाना, उसके काम में दखल देना, या उसके लिए एक डरावना या अपमानजनक या हॉस्टाइल माहौल बनाना, या कोई ऐसा अपमानजनक व्यवहार करना जिससे उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा हो। तो ये सिर्फ घटना नहीं बल्कि माहौल और पावर का गलत इस्तेमाल उसको भी एड्रेस करता है। ये तो सच में काफी विस्तृत है। अब सवाल ये है कि ये कानून किसकी सुरक्षा के लिए है और कहां-कहां ये लागू होता है? मतलब पीड़ित महिला या एग्रीव्ड वुमन कौन मानी जाएगी? देखिए, कानून के हिसाब से पीड़ित महिला किसी भी उम्र की हो सकती है, और जरूरी नहीं कि वो उस जगह पर नौकरी करती ही हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। हाँ, अगर उसे लगता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसे कानून में प्रतिवादी यानी रेस्पोंडेंट कहते हैं, उसका यौन उत्पीड़न किया है, तो वो शिकायत कर सकती है। और इसमें घरेलू कामगार मतलब डोमेस्टिक वर्कर्स भी शामिल हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, डोमेस्टिक वर्कर्स का शामिल होना। बिल्कुल। और कर्मचारी या एम्प्लॉई की परिभाषा, क्या ये सिर्फ परमानेंट जॉब वालों के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्मचारी की परिभाषा भी बहुत ही वाइड रखी गई है। इसमें रेगुलर, टेम्पररी, एडहॉक, डेली वेज वाले सब आते हैं। सब? हाँ, सब। चाहे उन्हें सीधे कंपनी ने रखा हो या किसी एजेंट या ठेकेदार के जरिए, चाहे उन्हें पगार मिलती हो या वो मुफ्त में काम कर रहे हो, वॉलंटियर हो, ट्रेनी हो, अप्रेंटिस हो, सबको ये कानून प्रोटेक्ट करता है। और कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस, क्या ये सिर्फ ऑफिस की चारदीवारी है? नहीं, कार्यस्थल की परिभाषा भी उतनी ही बड़ी है। इसमें सरकारी दफ्तर, प्राइवेट कंपनियां, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्टेडियम सब आते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी के सिलसिले में कहीं भी जाता है, क्लाइंट की जगह या कंपनी की गाड़ी में, वो जगह भी कार्यस्थल है। और जैसा हमने कहा, घरेलू कामगारों के लिए घर भी एक कार्यस्थल है।
इतनी व्यापक परिभाषाओं का क्या मतलब समझें? मतलब साफ है, कानून बनाने वालों का इरादा था कि ये ज्यादा से ज्यादा जगहों और लोगों को कवर करे। इसमें बड़ी कंपनियां, संस्थाएं तो हैं ही, असंगठित क्षेत्र मतलब वो छोटी दुकानें, छोटे बिजनेस जहां 10 से कम लोग हैं वो भी शामिल हैं। और घरों में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा देना ये तो एक बहुत ही बड़ा कदम है। सही कहा। तो अब आते हैं प्रक्रिया पर। मान लीजिए किसी के साथ ऐसी कोई घटना होती है, तो शिकायत का सिस्टम क्या है? कानून इसके लिए 2 तरह की समितियां मतलब कमिटीज बनाने को कहता है। एक है आंतरिक समिति यानी इंटरनल कमिटी, जिसे हम आईसी कहेंगे, और दूसरी है स्थानीय समिति यानी लोकल कमिटी या एलसी। ठीक है, पहले आईसी के बारे में बताइए, ये कहाँ बनती है, कौन लोग होते हैं इसमें? देखिए, आईसी हर उस दफ्तर या संस्था में बनाना जरूरी है जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं। इसे बनाने की जिम्मेदारी नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की है और इसकी बनावट मतलब कॉम्पोजिशन पर खास ध्यान दिया गया है। समिति की हेड एक सीनियर लेवल की महिला कर्मचारी होंगी, उन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। अच्छा, सीनियर महिला कर्मचारी। जी। अगर संस्था में कोई सीनियर महिला कर्मचारी नहीं है तो किसी दूसरी यूनिट या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से भी नामित किया जा सकता है। फिर कम से कम 2 सदस्य कर्मचारियों में से होंगे। कोशिश ये होती है कि ये वो लोग हों जिन्हें महिलाओं के मुद्दों की समझ हो या सोशल वर्क या कानून का अनुभव हो। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य होता है बाहरी सदस्य। बाहरी सदस्य, वो क्यों? बाहरी सदस्य किसी एनजीओ या ऐसे ग्रुप से होता है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता हो या जिसे यौन उत्पीड़न के मामलों की अच्छी समझ हो। इसका मकसद होता है प्रक्रिया में निष्पक्षता मतलब इम्पार्शियलिटी लाना और बाहरी एक्सपर्टीज भी लाना, ताकि ऐसा न लगे कि ये सिर्फ कंपनी का अंदरूनी मामला है। समझ गया। एक और जरूरी बात, समिति के कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। इनका कार्यकाल ज्यादा से ज्यादा 3 साल का होता है। और हाँ, सदस्यों को हटाने के भी नियम हैं अगर वो गोपनीयता भंग करें या पद का गलत इस्तेमाल करें। ठीक है, ये तो हुई जहां 10 या ज्यादा लोग हैं, लेकिन छोटी जगहों का क्या, जहां 10 से कम लोग हैं या अगर शिकायत ही बॉस के खिलाफ हो? हाँ, अच्छा सवाल है। ऐसे मामलों के लिए है स्थानीय समिति यानी लोकल कमिटी एलसी। हर जिले में जिला अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ये डीएम, एडीएम, कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर हो सकते हैं, उन्हें एक एलसी बनानी होती है। और इस एलसी में कौन कौन होता है? इसकी बनावट भी काफी सोच समझकर तय की गई है। इसकी चेयरपर्सन एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता महिला होती हैं। एक सदस्य जिले के ब्लॉक, तालुका या नगर पालिका में काम करने वाली महिलाओं में से होती हैं। फिर 2 सदस्य एनजीओ या ऐसे ही समूहों से होते हैं जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करते हों। इनमें कम से कम 1 महिला जरूरी है, 1 को कानून की जानकारी होनी चाहिए और कोशिश होती है कि 1 सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक समुदाय से हो। और जिले के समाज कल्याण या महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी इसके पदेन सदस्य मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो एलसी का रोल ज्यादातर छोटे संस्थानों या नियोक्ता के खिलाफ शिकायतों के लिए? बिल्कुल। एलसी ये सुनिश्चित करती है कि न्याय उन तक भी पहुंचे जहां या तो आईसी है ही नहीं या फिर आईसी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, जैसे बॉस के खिलाफ शिकायत में। जिला अधिकारी का रोल सिर्फ समिति बनाना नहीं, वो नोडल ऑफिसर भी नियुक्त करते हैं जो शिकायतें एलसी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। समझ गया। अब आते हैं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया पर। प्रोसेस क्या है? जो महिला पीड़ित है उसे घटना होने की 3 महीने के अंदर आईसी या एलसी को लिखित में शिकायत देनी होती है। अगर घटनाएं कई बार हुई हैं तो जो आखिरी घटना हुई उसके 3 महीने के अंदर। और अगर कोई महिला मान लीजिए लिख नहीं सकती तब? तो ये समिति की जिम्मेदारी है कि वो शिकायत लिखने में उनकी पूरी मदद करें। ये कानून में साफ लिखा है। ये अच्छी बात है। क्या ये 3 महीने की डेडलाइन बढ़ सकती है? हाँ, अगर समिति को लगता है कि देरी के वाजिब कारण थे तो वो कारण लिखकर इस डेडलाइन को और 3 महीने बढ़ा सकती है। और मान लीजिए महिला शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है या मृत्यु हो गई है तो उसका कानूनी वारिस या कोई और ऑथराइज्ड व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है। अच्छा, शिकायत मिलने के बाद क्या होता है? क्या सीधी जांच शुरू हो जाती है? नहीं, तुरंत नहीं। जांच शुरू करने से पहले एक और ऑप्शन है जिसे कहते हैं सुलह या कॉन्सिलिएशन। लेकिन ये तभी होगा जब पीड़ित महिला खुद इसके लिए कहेगी। समिति दबाव नहीं डाल सकती। और इसमें क्या होता है? इसमें समिति दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करती है। पर एक बहुत जरूरी बात, पैसों का लेन देन मतलब मॉनेटरी सेटलमेंट सुलह का आधार नहीं बन सकता।
अगर समझौता हो जाता है तो उसे लिखकर दर्ज कर लेते हैं और फिर कोई जांच नहीं होती। और अगर सुलह नहीं हो पाती या महिला चाहती ही नहीं है सुलह करना, तब फॉर्मल जांच यानी इंक्वायरी शुरू होती है। आईसी या एलसी को जांच के लिए सिविल कोर्ट जैसी पावर दी गई है। वो गवाहों को बुला सकती हैं, शपथ पर बयान ले सकती हैं, जरूरी दस्तावेज मंगवा सकती हैं और ये पूरी जांच 90 दिन के अंदर पूरी करनी होती है। 90 दिन? अच्छा, क्या घरेलू कामगारों के मामलों में कोई खास बात है? हाँ, उनके लिए एक अलग प्रावधान है। अगर एलसी को पहली नजर में लगता है कि मामला बनता है, मतलब प्राइमा फेसी केस है, तो एलसी 7 दिन के अंदर वो शिकायत पुलिस को भेजेगी ताकि आईपीसी की धारा 509 और दूसरे लागू कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज हो सके। ये दिखाता है कि अलग अलग सिचुएशन के लिए सोचा गया है। बिल्कुल। तो समिति एम्प्लॉयर को कुछ सिफारिशें कर सकती है, जैसे पीड़ित महिला या जिसके खिलाफ शिकायत है यानी प्रतिवादी, दोनों में से किसी एक का ट्रांसफर कर दिया जाए, या पीड़ित महिला को 3 महीने तक की छुट्टी दे दी जाए। ये छुट्टी उसकी नॉर्मल छुट्टियों के अलावा होगी, या कोई और जरूरी राहत, और एम्प्लॉयर को ये सिफारिशें माननी पड़ती हैं। अच्छा, मतलब जांच के नतीजे का इंतजार किए बिना भी एक्शन हो सकता है? हाँ, इसका मकसद यही है कि जांच के दौरान शिकायत करने वाली को तुरंत सुरक्षा और मदद मिले ताकि वो बिना डरे प्रक्रिया में शामिल हो सके। समझ गया। अब जांच पूरी हो गई तो नतीजे क्या हो सकते हैं? जांच पूरी होने के 10 दिन के अंदर समिति अपनी रिपोर्ट एम्प्लॉयर आईसी के केस में या जिला अधिकारी एलसी के केस में को देती है। ये रिपोर्ट पीड़ित महिला और प्रतिवादी दोनों को भी दी जाती है। अगर समिति को लगता है कि आरोप साबित नहीं हुए तो वो कोई एक्शन न लेने की सिफारिश करती है। और अगर आरोप साबित हो जाते हैं? अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो समिति प्रतिवादी के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश करती है। ये एक्शन कंपनी के सर्विस रूल्स के तहत कदाचार मतलब मिसकंडक्ट माना जाएगा और उसके हिसाब से सजा होगी। साथ ही समिति पीड़ित महिला को मुआवजा कॉम्पेंसेशन देने की सिफारिश भी कर सकती है और ये मुआवजा प्रतिवादी की सैलरी से काट कर दिया जा सकता है। ये मुआवजा कितना होगा, ये कैसे तय होता है? कोई गाइडलाइन है? हाँ, कानून में कुछ आधार बताए गए हैं, जैसे महिला को कितना मानसिक आघात, दर्द, भावनात्मक तनाव हुआ, घटना की वजह से करियर में कितना नुकसान हुआ, इलाज पर कितना खर्च हुआ या होगा, जिसके खिलाफ शिकायत है उसकी इनकम और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और क्या मुआवजा एक मुश्त देना संभव है या किश्तों में। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मुआवजा तय होता है। ये काफी सोचा समझा तरीका लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ सजा नहीं बल्कि पीड़ित के नुकसान की भरपाई की भी बात करता है। और अगर प्रतिवादी मुआवजा नहीं देता तो उसे लैंड रेवेन्यू के बकाये की तरह वसूलने का भी प्रावधान है। क्या झूठी या परेशान करने वाली शिकायतों के बारे में भी कुछ है? आजकल ये भी एक चिंता रहती है। हाँ, कानून इस पहलू को भी देखता है। अगर जांच में समिति को लगता है कि शिकायत जानबूझकर गलत इरादे से मतलब मलिशियस इंटेंट से की गई थी या झूठी थी या झूठे सबूत दिए गए थे, तो समिति शिकायत करने वाले या झूठे सबूत देने वाले के खिलाफ भी एक्शन की सिफारिश कर सकती है। साफ कहता है कि सिर्फ शिकायत साबित न कर पाना या पर्याप्त सबूत न दे पाना इसका मतलब ये नहीं है कि शिकायत झूठी या गलत इरादे से की गई थी। गलत इरादा मतलब मैलिस, उसे अलग से साबित करना होगा। ये असली पीड़ितों को बचाता है जिनके लिए सबूत जुटाना कई बार मुश्किल होता है। सही। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता का कितना ध्यान रखा जाता है? गोपनीयता पर बहुत ज्यादा जोर है। कानून साफ कहता है कि शिकायत का ब्यौरा, पीड़ित महिला, प्रतिवादी, गवाहों की पहचान, सुलह या जांच की कार्यवाही, समिति की सिफारिशें और नियोक्ता या जिला अधिकारी का एक्शन, इनमें से कोई भी जानकारी पब्लिश नहीं की जा सकती। न मीडिया को न पब्लिक को किसी भी तरह से नहीं बताई जा सकती। यहाँ तक कि आरटीआई एक्ट के तहत भी ये जानकारी नहीं मांग सकते। ये तो बहुत सख्त नियम है। बहुत जरूरी भी है। इससे महिलाओं को हिम्मत मिलती है कि वो बिना समाज के डर के शिकायत कर सकें और सबकी प्राइवेसी भी बनी रहती है। अगर कोई गोपनीयता भंग करता है तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है। हाँ, एक छूट जरूर है। अगर किसी पीड़ित को न्याय मिला है तो उसकी जानकारी बिना उसकी पहचान बताए दी जा सकती है। और हाँ, अगर कोई समिति की सिफारिशों से खुश नहीं है तो अपील का भी प्रावधान है। चलिए, अब आते हैं नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियों पर। ये बहुत अहम हिस्सा है। कानून उनसे क्या क्या करने को कहता है?
हाँ, नियोक्ता का रोल बहुत ही क्रिटिकल है और कानून में उनकी कई जिम्मेदारियां बताई गई हैं। सबसे पहली और बुनियादी, वर्क प्लेस पर एक सुरक्षित माहौल देना, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। और इसके अलावा उन्हें ऑफिस में किसी ऐसी जगह जहां सब देख सकें, इस कानून के बारे में नोटिस लगाना होगा कि यौन उत्पीड़न के क्या नतीजे हो सकते हैं और आईसी के मेंबर कौन है। उन्हें रेगुलर वर्कशॉप और जागरूकता कार्यक्रम कराने होंगे ताकि सारे कर्मचारी इस कानून के बारे में जाने और सेंसिटिव बने। आईसी के सदस्यों की ट्रेनिंग भी करानी होगी। जांच प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका है? उन्हें आईसी या एलसी को जांच के लिए जरूरी सुविधाएं देनी होंगी, जैसे मीटिंग की जगह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। उन्हें ये पक्का करने में मदद करनी होगी कि प्रतिवादी और गवाह समिति के सामने आए। समिति जो भी जानकारी मांगे वो उन्हें देनी होगी। और कुछ खास जिम्मेदारियां? हाँ, कुछ और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पीड़ित महिला चाहे तो एम्प्लॉयर को पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने में मदद करनी होगी। उन्हें अपने सर्विस रूल्स में यौन उत्पीड़न को एक कदाचार मतलब मिसकंडक्ट मानना होगा और उस पर एक्शन लेना होगा। और अगर उत्पीड़न करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति है, कर्मचारी नहीं, तो भी एम्प्लॉयर को अगर महिला चाहे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करनी होगी या करवानी होगी। और उन्हें ये भी देखना होगा कि आईसी अपनी रिपोर्ट टाइम पर दे। बाप रे, ये तो काफी सारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ रिएक्टिव नहीं है, मतलब सिर्फ घटना होने के बाद एक्शन लेना नहीं। इनमें बहुत सी प्रोएक्टिव जिम्मेदारियां हैं। जागरूकता फैलाना, माहौल बनाना, मतलब उत्पीड़न को होने से रोकना। और अगर नियोक्ता ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते तो उन पर जुर्माना लग सकता है, पहली बार 50,000 रुपए तक, और बार बार गलती करने पर जुर्माना डबल हो सकता है और लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। अच्छा खासा दंड है। अब इस पूरे सिस्टम की निगरानी कैसे होती है? कौन देखता है कि ये सब ठीक से चल रहा है या नहीं? हाँ, निगरानी और प्रचार के लिए भी इसमें प्रावधान है। जिला अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो एलसी की रिपोर्ट्स को मॉनिटर करें और जागरूकता के लिए एनजीओस को शामिल करें। आईसी और एलसी दोनों को सालाना रिपोर्ट देनी होती है, जिसमें पूरे साल की शिकायतों और एक्शन का ब्यौरा होता है। क्या कंपनियों को भी कुछ रिपोर्ट करना होता है? हाँ, एम्प्लॉयर्स को अपनी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में बताना होता है कि उनके यहाँ पॉश एक्ट के तहत कितने केस आए और क्या एक्शन हुआ। सरकार भी, चाहे केंद्र हो या राज्य, वो भी देखती है कि कानून कैसे लागू हो रहा है, आंकड़े रखती है, प्रचार करती है। सरकार के पास कंपनियों से जानकारी मांगने और रिकॉर्ड जांचने का भी अधिकार है। तो मतलब एक पूरा सिस्टम है मॉनिटरिंग का। बिल्कुल। इन सब का मकसद यही है कि कानून सिर्फ कागज पर न रहे, जमीन पर उतरे, एक सिस्टम बने, निगरानी का, जवाबदेही का और लगातार सुधार का। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये कानून किसी दूसरे कानून को कमजोर नहीं करता। पीड़ित महिला इस एक्ट के साथ साथ दूसरे कानूनी रास्ते भी अपना सकती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो मुख्य बातें क्या हैं जो हमें इस कानून पॉश एक्ट के बारे में समझनी चाहिए? देखिए, संक्षेप में कहें तो पॉश एक्ट का मेन मकसद है वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न को रोकना, उसे प्रतिबंधित करना और अगर हो जाए तो उसका निवारण करना। ये इसके लिए एक साफ प्रक्रिया देता है, समितियां बनाता है और एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियां तय करता है ताकि जवाबदेही हो और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बने। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ घटना के बाद सजा देने वाला कानून नहीं है, बल्कि रोकथाम और एक सम्मानजनक कल्चर बनाने पे ज्यादा जोर देता है। इसकी जो व्यापक परिभाषाएं हैं, पीड़ित महिला की, कर्मचारी की, कार्यस्थल की, और जो पूरी प्रक्रिया है, वो इसे काफी मजबूत बनाती है। हाँ, रोकथाम, निवारण और संरक्षण, ये तीनों इसके अहम पिलर हैं। बिल्कुल। अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। ये कानून एक मजबूत कानूनी ढांचा तो देता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी जो असली भावना है, मतलब वाकई में एक सुरक्षित, सम्मानजनक, बराबरी वाला वर्कप्लेस बनाना, वो भारत के इतने अलग अलग तरह के कार्यस्थलों में, खासकर असंगठित क्षेत्र में या छोटी जगहों पर, रोज की हकीकत कितनी बन पा रही है। सिर्फ कानूनी खानापूर्ति से आगे बढ़कर वर्कप्लेस के माहौल और सोच में असली बदलाव लाने के लिए शायद अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत होगी। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कहा आपने। कानून एक शुरुआत है, एक जरूरी ढांचा है, लेकिन असली बदलाव तो सोच और संस्कृति में लाने से ही आएगा।